भीड़ धीरे धीरे गायब हो रही थी और पूरे होटल में अनमोल मेहरा के आदमी फैलने लगे थे। अब विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता का बचकर निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। विराज भूल जाओ, सब खत्म हो गया। प्रखर गुप्ता अनमोल मेहरा की ट्रिक बहुत अच्छे से जानता था। हालांकि इस बात का कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन सभी जानते थे कि अनमोल मेहरा ने ही प्रखर गुप्ता की मां की हत्या की थी। प्रखर गुप्ता को इस बात में कोई डाउट नहीं था कि अनमोल मेहरा उन दोनों को भी आज इधर ही मार डालेगा। नहीं विराज, सोच समझ कर ही करना जो भी करना है। हाँ, शायद इस सब में प्रखर को थोड़ी चोट लग सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। विराज के मन में ये ख्याल आने लगे थे। घर से भागने के बाद विराज की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट रही थी। इतनी कम उम्र में ही उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में काम करना पड़ा था। साथ ही साथ विराज जानता था कि अगर जिंदगी में उसे आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे तैसे अपना गुजारा करते हुए विराज ने पहले स्कूल खत्म किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अपनी जिंदगी के खेल को विराज अच्छे से परख चुका था और इस उम्र में भी उसके पास इतना अनुभव था कि वो अच्छे को मात दे सकता था। यही वजह थी कि विराज की पैनी नजर ने पहले से ही इन हालातों को भांप लिया था। जब अनमोल मेहरा ने बीच में आकर अपने बेटे रौनक को रोका, उसी वक्त विराज अनमोल मेहरा को देखकर समझ गया था कि वो अच्छा आदमी नहीं है और विराज सीक्रेटली उस पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। जब विराज को पता चला कि अनमोल मेहरा और प्रखर गुप्ता के पिता एक जमाने में साथ में काम करते थे, तभी विराज के मन में खटपट होने लगी थी और तुरंत ही विराज ने जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज का नंबर डायल कर दिया था। विराज, फाइट कभी भी शुरू हो सकती है, भीड़ में तुम भी निकल जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जब विराज जिंदल अनमोल मेहरा के परिवार को बख्शने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अनमोल मेहरा ने उल्टा पेंच लगाते हुए विराज और प्रखर पर ही धावा बोल दिया था। अनमोल मेहरा के आदमी जब धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे, तो प्रखर गुप्ता के पास बैक स्टेप लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दोनों दोस्त एक दूसरे को बचाना चाहते थे। उधर विराज जिंदल अभी भी खामोश था। प्रखर भागो! अनमोल मेहरा का टारगेट शुरू से ही विराज जिंदल था। प्रखर तो बस उसके लिए विराज तक पहुंचने के लिए एक सुविधा का साधन था और ये बात विराज बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए विराज के लिए प्रखर को बचाना सबसे जरूरी था। प्रखर और विराज दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े थे। देखते ही देखते एक बॉडीगार्ड उन दोनों के सामने आ पहुंचा था। जैसे ही बॉडीगार्ड ने हमला किया, जिसका टारगेट प्रखर गुप्ता था, विराज ने तुरंत ही प्रखर को आगे की तरफ धक्का दिया और उस बॉडीगार्ड के हमले को पूरी तरह से फेल कर दिया। प्रखर गुप्ता का सारा ध्यान उसी बॉडीगार्ड पर टिका हुआ था, इसीलिए उसे विराज के एक्शंस का कोई अंदाजा भी नहीं था। एक पल के लिए प्रखर का शरीर अनस्टेबल हो गया और वो लड़खड़ाते हुए एक तरफ गिर गया था। अरे अरे जिंदल साहब, डूबे हुए गुप्ता, ये सारी हरकतों से तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। कहाँ जाओगे? हंसते हुए अनमोल मेहरा ने अपने मुंह से ये शब्द बाहर निकाले। अनमोल मेहरा के बॉडीगार्ड्स भी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि प्रखर और विराज उनके इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो पूरी तरह से उनके होटल में या फिर यूं कहें कि उनके चक्रव्यूह में फंस चुके थे। लेकिन जिस पोजीशन में भी प्रखर गुप्ता जमीन पर बैठा था, वो उसके लिए भागने का अच्छा मौका था, क्योंकि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था और भीड़ भी तेजी से होटल से बाहर निकल रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए प्रखर उठा और अनमोल मेहरा के बॉडीगार्ड्स के चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ सीधा भीड़ की तरफ भागने लगा। ये प्रखर की तरफ से एकदम सही कदम था, क्योंकि दोनों का एक साथ बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए दोनों में से एक को तो इसकी पहल करनी ही थी। रौनक मेहरा प्रखर गुप्ता को ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकता था? वो दोनों अच्छे दोस्त थे और कभी उन दोनों के बीच लड़ाई भी नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि अब प्रखर गुप्ता बैंकरप्ट था और रौनक भी अपने पिता अनमोल मेहरा के दिशा निर्देशों पर चलने लगा था, तो फिर वो प्रखर को मौके का फायदा कैसे उठाने दे सकता था? वो भी इतनी आसानी से? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि प्रखर गुप्ता भागते हुए उस भीड़ में खो जाता और बाहर निकल जाता, रौनक मेहरा ने ठीक पीछे से प्रखर को एक जोरदार लात मारी और इसी के साथ उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। प्रखर को घसीटते हुए वापस से विराज जिंदल के पास पहुंचा दिया था। अब खेल वापस से 0 पर आ गया था। यार, मैंने निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। दर्द से कहराते हुए प्रखर गुप्ता ने अपना हाले दिल बयां कर दिया था। अब सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि प्रखर गुप्ता एक बार भागने का प्रयास कर चुका था।
सारे बॉडीगार्ड्स अब अलर्ट मोड पर थे। विराज ने हमला रोकते हुए एक अच्छा खासा मौका बनाया था और प्रखर ने उस मौके को अच्छे से भुनाना भी चाहा, लेकिन पीछे से रौनक मेहरा ने उस पर हमला करते हुए उस चाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। विराज अब मन ही मन जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज को कोसने लगा था, जो अभी तक अपने आदमियों के साथ उन्हें बचाने नहीं आया था। विराज के लिए ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था और अब उसकी एक भी चाल शायद दोनों की जान ले सकती थी। विराज जिंदल ने अचानक से अपने पैरों पर जोर लगाया और एक चीते की तरह पीछे की तरफ भागा। वाकई में वो स्पीड किसी चीते से कम नहीं थी। पीछे खड़े 6 से 7 बॉडीगार्ड्स के चेहरे देखने लायक थे। वो कुछ हरकत करते इससे पहले ही विराज उनकी नजरों से छू मंतर हो गया था। हालांकि सभी बॉडीगार्ड्स विराज की इस चाल को देखकर अपनी पोजीशन से हिले नहीं थे, लेकिन विराज की इस चाल को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे और विराज अपनी तेज स्पीड के साथ भाग रहा था। विराज का निशाना अनमोल मेहरा था। जब तक कि ये चाल अनमोल मेहरा के बॉडीगार्ड्स को समझ आती, तब तक विराज अनमोल मेहरा के बेहद करीब पहुंच गया था। जब बॉडीगार्ड्स को विराज की चाल समझ आई, तो सभी के सभी विराज को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। अनमोल साहब, क्या आपको अपने बॉडीगार्ड्स पर इतना यकीन है? अनमोल मेहरा को अपने बॉडीगार्ड्स पर पूरा यकीन था। अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देने के बाद अनमोल मेहरा आराम से सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगा था, लेकिन जैसे ही विराज के शब्द उसके कान में गूंजे, वैसे ही अनमोल मेहरा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। जिस कॉफी का घूंट अनमोल मेहरा ने अपने मुंह में लिया, वो उस मुंह से बाहर निकल आया। देखते ही देखते खेल बदल गया। स्टॉप इट! इससे पहले कि अनमोल मेहरा कोई हरकत करता, विराज के हाथ में अनमोल मेहरा की गर्दन आ गई थी। विराज ने उस गर्दन को इतना टाइट दबोचा हुआ था कि अनमोल मेहरा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जब अनमोल मेहरा की जान हलक में थी और उसकी एक भी हरकत मेहरा परिवार में मातम ला सकती थी। जिंदल साहब, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैं इंसान नहीं हूँ। आई एम अ ब्लडी फूल। आपकी एक्सीलेंसी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ। इससे पहले कि अनमोल मेहरा अपनी बात पूरी बोल पाता, विराज ने बीच में टोकते हुए उसकी क्लास लगा डाली। बंद कर अपनी ये बकवास। अभी थोड़ी देर पहले तूने अपनी चाल चली और हम दोनों को जान से मारना चाहता था। अब जब तेरे सर पे मौत लटकी हुई है, तो तू मेरे पांव पड़ रहा है। तुझे क्या लगता है तू बहुत स्पेशल है? मेरे सामने मीठी मीठी बातें करेगा और मैं तुझे जाने दूंगा? बुलशिट। विराज जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी था, हाई स्टेटस मैन। उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे? अनमोल मेहरा ने विराज के सामने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़े थे। अपनी जान कौन नहीं बचाना चाहता? जब विराज को कुछ भी समझ नहीं आया, तो विराज ने आखिरकार ये तय किया कि वो हीरो बनेगा। ऊपर से जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज अभी भी आया नहीं था, तो विराज क्या करता? सिंपल, राउडी जिंदल। जब अनमोल मेहरा की जान विराज के हाथ में आ गई, तो विराज और प्रखर दोनों ही चैन की सांस ले पा रहे थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रौनक मेहरा मौके की तलाश में था और कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। जब विराज ने जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज को कॉल किया, तो सामने से आवाज आई, विराज सर, हमें आने में भी 5 मिनट और लगेंगे। जैसे ही जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज ने कॉल कट किया, वैसे ही रौनक मेहरा हरकत में आया और उसने प्रखर गुप्ता को दबोचते हुए कहा, हे भिखारी, मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन तू जो भी है मेरे डैड को छोड़ दे, वरना तेरे दोस्त के लिए अच्छा नहीं होगा। जिंदल परिवार के पर्सन इंचार्ज का कॉल रखते ही विराज के कानों में रौनक मेहरा के वो शब्द सुनाई पड़े और विराज उन शब्दों को सुनकर हक्का बक्का रह गया। प्रखर को उसी वक्त विराज के पास आ जाना चाहिए था, लेकिन विराज की इस चाल में इतनी तेजी थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर होने क्या वाला है। और जब रिजल्ट आया, तो सामने वाले भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। जब रौनक मेहरा को पता चला कि अभी भी इस खेल में 5 मिनट का समय बाकी है, तो उसने अब प्रखर गुप्ता को अपने कब्जे में कर लिया था और एक बार फिर से विराज नुकसान की सीढ़ियों पर खड़ा था। विराज, तू मेरी चिंता मत कर, लेकिन अगर तूने इसके बाप को छोड़ दिया, तो ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इससे पहले कि प्रखर विराज से अपनी पूरी बात कह पाता, एक बॉडीगार्ड जो रौनक मेहरा के ठीक पास में था, उसने प्रखर के पेट में एक जोरदार पंच मारा और उस एक पंच से ही प्रखर का मुंह खुला और खून का थक्का बाहर निकला। साथ ही साथ प्रखर की वो चीख जो विराज अपने कानों में सहन नहीं कर पा रहा था। इस वक्त विराज के लिए समय बहुत कीमती था। जितना ज्यादा हो सकता है विराज को उन्हें 5 मिनट रोकना था और उसके बाद एवरीथिंग वुड बी फाइन। ठीक है, प्रखर को हाथ मत लगाओ। तुम लोगों के यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, हम नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने प्रखर को जाने दिया, तो मैं तुम्हारे डैडी को रिलीज कर दूंगा।
दरअसल विराज ने भी जो कुछ भी कहा वो अनरीजनेबल नहीं था। यहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सारे मेहरा परिवार के साथ थे। अगर विराज और प्रखर एक भी हो जाते तो भी वो यहाँ से भाग नहीं सकते थे, इसलिए डील तो खेलना बनता है ना। क्या विराज की ये डील सिर्फ एक टाइम पास थी? क्या 5 मिनट बाद जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज अपने सारे लोगों को लेकर पहुंच जाएगा? अगर हाँ तो उसके बाद क्या होगा? अगर नहीं तो क्या रौनक मेहरा विराज जिंदल की डील मानेगा, या फिर इस डील के पीछे रौनक मेहरा का कुछ और ही मकसद बाहर आएगा? अगर डील पक्की भी हुई तो क्या प्रखर गुप्ता विराज को ऐसे ही अकेले छोड़कर चला जाएगा, या फिर इस कहानी में अभी बहुत से किस्से बाकी हैं? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।